हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। गोलीय खोल का मतलब होता है बेटा खोखला गोला, कि हम एक खोखले गोले और वो एक समान आवेशित है के कारण हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए बेटा देखते हैं। सपोज ये कोई गोलीय कोश है, यानी खोखला गोला है। एक इसके सतह पर आवेश दिया गया है, इसके सतह पर आवेश दिया गया है। अंदर खोखला है तो कोई आवेश नहीं हो सकता, सारा आवेश कहाँ रहेगा? सतह पर। तो मैंने सबसे पहले एज्यूम किया है कि माना कोई खोल गोलीय खोल जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है बेटा। और इसका आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चलिए बेटा, इसके हम 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसके कौन 3 बिंदु कौन कौन से? एक गोलीय कोश के कोई बाहर बिंदु पर, यहां कोई बिंदु हो। दूसरा इसकी सतह पर, गोलीय कोश के सतह पर कोई बिंदु हो, है? और ये बिंदु है कोई बाहर बिंदु, बाहर कोई भी बिंदु हो कहीं पर भी। और एक तीसरा गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो हमारा एम है कि इस गोलीय कोश के कारण इन 3 बिंदुओं नहीं, कोई भी बाहर स्थित गोलीय कोश से बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, सतह पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। चलिए बेटा, तो हमें मालूम है गॉस नियम की सहायता से हम सतत आवेश वितरित निकायों के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो गॉस नियम लगाने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बेटा ये गोलीय कोश या गोलीय खोल किस प्रकार का वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार का वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, तभी हम इसके ऊपर किसी प्रकार गोसाइन सरफेस, किसी गाउसियन सतह की कल्पना कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, मैं एक सिंगल सेंटेंस में आपको बता देता हूं कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो त्रिज्यीय होता है। कैसा होता है बेटा? त्रिज्यीय। कुछ इस प्रकार बनाता हूं। और ये ऐसा क्यों बनता है, इसका जवाब भी अभी आपको मिलेगा बेटा। इसका जो वैद्युत क्षेत्र होता है बेटा कुछ इस तरीके से। पहले मैं वैद्युत क्षेत्र बना देता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे। त्रिज्यीय वैद्युत क्षेत्र यानी त्रिज्या के अनुदिश। अगर ये प्लस आवेश है तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व गोलीय कोश का क्या है बेटा? प्लस। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर जा रही है। त्रिज्या के अनुदिश, ये सब त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश। और लंबा कर देता हूं इन सबको। इसे कहते हैं बेटा त्रिज्यीय वैद्युत क्षेत्र। इसको कहते हैं बेटा त्रिज्यीय वैद्युत क्षेत्र। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। देखिएगा बेटा, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है कुछ इस प्रकार का है। त्रिज्यीय बहिर्मुखी, इसको कहते हैं त्रिज्यीय त्रिज्यीय त्रिज्यीय। और बेटा प्लस चार्ज है तो ये बहुर्मुखी है। कैसा है? बहुर्मुखी। अगर ये गोलीय आवेश गोलीय कोश कुछ इस तरीके का हो और इस पर आवेश कैसा होता? माइनस, तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती, बस क्या होती? अंदर। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होती बेटा? अंदर। इसे कहते हैं त्रिज्यीय अंतर्मुखी। इसको कहते हैं त्रिज्यीय अंतर्मुखी या त्रिज्यीय अंदर की ओर। चलिए बेटा, तो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये त्रिज्यीय क्यों बनता है, ये वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय क्यों बनता है? तो देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब किसी चालक पर आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका सारा का सारा आवेश चालक की सतह पर आ जाता है।
चालक की सतह पर वितरित हो जाता है और इस प्रकार से वितरित होता है कि वो एक स्टैटिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। यानी अगर ये चालक, अभी तो आपको मालूम है ये खोखला है, तो आवेश कहां पर रहेगा बेटा, सतह पर ही रहेगा, सबको पता है। पर अगर ये खोखला नहीं होता, ठोस गोला भी होता पर चालक होता, तो क्या होता, सारा का सारा वैद्युत आवेश कहाँ आ जाता बेटा, सतह पर अपने आप। ये एक तरीके, एक चालकों की एक विशेषता है बेटा कि सारा आवेश कहां पर आता है, सतह पर। और सतह पर आवेश इस प्रकार से वितरित हो जाता है कि फिर इनके ऊपर नेट बल शून्य लगता है। यानी यूं समझिए कि अब ये आवेश इधर और इधर गति नहीं करेंगे, सरफेस के अनुदिश किसी प्रकार की गति नहीं करते। तो यूं समझ लीजिए इनके ऊपर नेट बल शून्य होता है, ऐसे समझ लीजिए, नेट बल शून्य। देखो बेटा, अगर ये इधर उधर गति नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि इनके वैद्युत क्षेत्र का कोई भी ऐसा घटक नहीं होगा जो कि इसकी सतह के अनुदिश हो। अगर इन आवेशों के कारण इसके सतह के अनुदिश कोई वैद्युत क्षेत्र का ऐसे घटक होता है तो ये वैद्युत क्षेत्र सतह के अनुदिश आवेश को बल लगाते और ये आवेश फिर से इधर उधर हो जाते। तो चालकों पर की एक विशेषता है कि उनकी सतह के अनुदिश कोई भी वैद्युत क्षेत्र का घटक नहीं होता। याद रखिएगा, सतह के अनुदिश, सतह के अनुदिश, सतह के अनुदिश, अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का कोई घटक नहीं होता है। ठीक है बेटा, वैद्युत क्षेत्र का कोई घटक नहीं होता। देखिए बेटा, इसके बारे में सारी डिटेल में सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर यानी चालकों का स्थिर वैद्युत मैं पढ़ूंगा। ठीक है, जो कि पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 67 पर दे रखा है। आप चाहें तो उसे पढ़कर डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, कि चालकों में आवेश किस प्रकार से क्यों वितरित होता है, और मैंने बताया कि सारी सतह पर वितरित हो जाता है चालकों में आवेश, और चालक की सतह के अनुदिश कोई भी वैद्युत क्षेत्र का घटक नहीं होता। इस तरीके का कोई घटक नहीं होता। ये घटक जो भी वैद्युत क्षेत्र होता है वो सतह के हमेशा क्या होता है, लंबवत। याद रखिएगा, जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, सतह के हमेशा लंबवत। तो ये बात क्लियर है, ऐसे समझ लीजिए कि चालकों की सतह पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसी होती है, लंबवत। याद रखिएगा बेटा, चालकों की सतह पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, लंबवत। फिर चाहे वो स्फेरिकल गोलीय हो या किसी भी आकार का हो, चालक के ऊपर वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा लंबवत होगी। और तो बेटा ये चालक के ये गोलीय, ये कैसा है, स्फीयर है, गोला है, तो गोले पर लंबवत क्या होंगी, त्रिज्या। गोले के सतह पर लंबवत क्या होती है, त्रिज्या। तो ये सब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी, त्रिज्या। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर नहीं है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अभी ऐसे समझ लीजिए कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती, ऐसे समझ लीजिए कि अंदर कोई आवेश नहीं है और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को खत्म होने के लिए किसी ऋणावेश की जरूरत है या ये अनंत पर खत्म होती है। तो वैद्युत गोले के अंदर ना तो कोई ऋणावेश है कि ये अंदर आकर खत्म हो, ठीक है, या यहां से कहीं से प्रारंभ होने के लिए कोई प्लस आवेश नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई अनंत का कोई बिंदु नहीं है, कोई अनंत तो है नहीं कि यहाँ पर खत्म हो, तो अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। ठीक है, अब हम अपने और बातों पर आते हैं बेटा। तो अभी इतना क्लियर हो गया कि स्फेरिकल सेल यानी गोलीय कोश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, त्रिज्यीय। ठीक है, प्लस आप सिग्मा के लिए बाहर की ओर और माइनस सिग्मा के लिए अंदर की। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं। अब हमें वैद्युत क्षेत्र पता चल गया, तो गॉस नियम से इसका वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें मालूम है, हम एक गॉसायन गाउसीय सतह मानते हैं, एक गाउसीय सतह की कल्पना करते हैं। और गाउसीय सतह कैसी होती है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। ऐसी गाउसीय सतह लेते हैं जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो बेटा हमें मालूम है ये वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय है, तो त्रिज्यीय वैद्युत क्षेत्र किसी गोले के ऊपर, गोलीय सतह के ऊपर ही लंबवत हो सकता है, ये पक्की बात है।
याद रखिएगा, त्रिज्यीय वैद्युत क्षेत्र किसके ऊपर हो सकता है, लंबवत हो सकता है, गोलीय सतह पर। तो अगर हम इसके कारण, जैसे अभी हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, गोलीय खोल के बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे बाहर बिंदु पर। तो मान लीजिए कि ये कोई पी बिंदु है, ये कोई बाहर बिंदु है, ये स्फेरिकल सेल गोलीय खोल से बाहर बिंदु है, इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमें मालूम है ये वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय है, तो हम क्या मानेंगे, एक ऐसी कैसी समकेंद्रीय गोलीय गाउसीय सतह, क्या मानेंगे, समकेंद्रीय गोलीय गाउसीय सतह, जिस पर ये वैद्युत क्षेत्र लंबवत होंगे, ऐसे देखें, ये भी गोला, गाउसीय सतह भी कैसी मानेंगे, गोला, और जो कहां से गुजरेगी, पी से। अगर पी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो ये कहां से गुजरेगी, पी से। तो सबसे पहले मैं एक बात लिख देता हूं कि बिंदु पी से गुजरने वाली, बिंदु पी से गुजरने वाली बिंदु पी से गुजरने वाली गोलीय, ठीक है, गोलीय बिंदु पी से गुजरने वाली गोलीय गाउसीय सतह की कल्पना करने पर, ठीक है, पी बिंदु से गुजरने वाली, तो ये हमने एक गाउसीय सतह है, ये समझ। और इसका केंद्र, इस गाउसीय सतह का केंद्र वही होगा जो गोले का केंद्र था, क्योंकि मैंने यहाँ क्या कहा, समकेंद्रीय। पी बिंदु से गुजरने वाली, यहाँ एक चीज लिख देता हूं, समकेंद्रीय, ये बात भी आप लिख दीजिए। तो मैं लिख देता हूं समकेंद्रीय गोलीय गाउसीय सतह, ठीक है ना, सतह, ये गाउसीय सतह, ये डॉट डॉट लाइन। चलिए, इस पर देगा बेटा वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा लंबवत होंगी, केंद्र O है, केंद्र से सतह पर जाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या, तो और त्रिज्या सतह पर क्या होती है, लंबवत। तो इस बात पर अभी हम आते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस गाउसीय सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे दो विधियों से, एक ई डॉट एस से और एक गॉस नियम से। तो पहले ई डॉट एस से इस गाउसीय सतह का से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो बेटा गाउसीय सतह से गुजरने वाला फ्लक्स पहले निकालते हैं, गुजरने वाला फ्लक्स, इसको डिनोट करते हैं बेटा फाई ई से, फाई ई, और फॉर्मूला होता है हमें मालूम है, समेशन ई डॉट डेल्टा एस। अब इसको खोल दें डॉट को, तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखते हैं बेटा, इस गाउसीय सतह पर अगर मैं कोई छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, कोई छोटा सा डेल्टा एस ले लेता हूं, ये डेल्टा एस ले लिया, छोटा सा है, तो इस डेल्टा एस की दिशा किधर होगी, इस डेल्टा एस की, इस एरिया वेक्टर की या क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, हमें मालूम है सतह के लंबवत, और गोलीय सतह पर लंब क्या होता है, त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या थी, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, बाहर। अगर यहां कहीं पर ले लेता डेल्टा एस, यहां कहीं पर डेल्टा, तो इसकी दिशा किधर होती, बाहर। कैसी होती बेटा, बाहर। ये गोलीय गाउसीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर डेल्टा एस ऐसे ही बाहर की ओर होगा, त्रिज्यीय बाहर की ओर, कैसा होगा, त्रिज्यीय। और वैद्युत क्षेत्र भी कैसा है, त्रिज्यीय बाहर की ओर। ये देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, त्रिज्यीय बाहर की। ये सब वैद्युत क्षेत्र है, ये ग्रीन वाली लाइन सब वैद्युत क्षेत्र है, यानी ई और डेल्टा एस दोनों हर बिंदु पर समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं ई और डेल्टा एस के बीच प्रत्येक बिंदु पर कोण 0 होगा, समझ लो ना, ई और डेल्टा एस प्रत्येक बिंदु पर समांतर है, इसलिए कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहां लिख देता हूं इस बात को
कि गाउसीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर E तथा डेल्टा S के मध्य कोण कितना होगा बेटा? 0 है। ऐसे कह सकते हो कि मतलब इसका हो गया थीटा बराबर 0। तो ये जो थीटा है वो 0 है। तो यानी थीटा कांस्टेंट हो गया। पहली बात तो हो गई कि थीटा कांस्टेंट हो गया, सभी बिंदुओं पर थीटा क्या ले लेंगे? 0। अब बात एक और है, देखिए बेटा, इस सतह से कोसाइन सतह के प्रत्येक बिंदु की दूरी भी समान है, समान रहेगी। आपको पता है ये सब दूरियां समान रहेंगी। तो हम ये कह सकते हैं इन वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण गोलीय सतह के कारण बनने वाला वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? इस सतह पर नियत, या कह सकते हैं इस सतह पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत रहता है। वैद्युत क्षेत्र नियत नहीं रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल रही है ये है, पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान रहेगा, यानी ये E भी कांस्टेंट होगा। इस पूरी गाउसीय सतह पर वैद्युत क्षेत्र नियत रहेगा। ठीक है बेटा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, फिर मैं करेक्ट कर रहा हूं अपनी लैंग्वेज को, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत रहेगा। वैद्युत क्षेत्र तो अलग अलग दिशा में होगा, त्रिज्यीय जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा हर बिंदु पर अलग होती है, पर परिमाण समान है। तो बेटा इस फॉर्म यहां से समेशन से E और cos थीटा को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो फाई E इक्वल टू हो गया बेटा E cos 0 डिग्री, और अंदर समेशन बचा डेल्टा S, समेशन डेल्टा S। ठीक है, ये समेशन डेल्टा S, सारे डेल्टा S मिला दिए तो क्या हो जाएगा? इस गाउसीय सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल, इस गाउसीय सतह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर सारे डेल्टा S ऐसे जुड़ गए तो ये क्या बन जाएंगे जुड़कर? ये गाउसीय सतह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गाउसीय सतह कैसी है? गोलीय का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो बेटा यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, क्योंकि समेशन डेल्टा S बराबर होगा 4πr²। यहाँ एक चीज नहीं लिखी मैंने, माना ये जो P बिंदु था, इस P बिंदु की दूरी यहां से स्मॉल r है। क्या मान लेता हूं मैं बेटा? इस P बिंदु की यहां से दूरी है कैपिटल स्मॉल r, ये दूरी है बेटा r। तो ये कितना हो जाएगा? 4πr। इस गाउसीय सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लिख देता हूं, गाउसीय सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, ये मान यहां रख देते हैं। तो फाई E बराबर आ गया बेटा cos 0 तो 1 हो गया, E इंटू 4πr²। ये हमारी ऐसे समझ लीजिए इक्वेशन ए हो। ये इतना फ्लक्स इस गाउसीय सतह से गुजरेगा। अब हमें मालूम है ये E डॉट S से फ्लक्स निकल जाए। अब इस गाउसीय सतह से गॉस नियम की सहायता से फ्लक्स निकालते हैं। तो बेटा इसे मैं पढ़ाता हूं। एक बात और मैं बता दूं बेटा, मैं पिछले एस्केप हो गई। देखिए मैंने कहा अगर ये चालक गोला है तो चालक गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत होती है, चाहे वो खोखला हो चाहे वो ठोस हो, हैं? यहां पर मैंने एक चीज और लिख रखी है, चालक। बेटा अगर ये खोखला है तो ये त्रिज्यीय वैद्युत क्षेत्र अचालक के लिए बात सत्य है, अचालक के लिए भी बात सत्य है, क्योंकि अंदर तो बेटा आवेश रह नहीं सकता, खोखला है तो सारा आवेश कहां रहेगा? सतह पर। तो बेटा सतह पर आवेश इस तरीके से वितरित रहेगा कि वैद्युत क्षेत्र का कोई भी सतह के अनुदिश कोई घटक नहीं होगा। सारे के सारे वैद्युत क्षेत्र के घटक कैसे होंगे? लंबवत। ठीक है, सारे के सारे घटक कैसे होंगे? लंबवत। तो आप ये सोच के चलना कि ये बात चालक और चालक दोनों के लिए चलेगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, गोलीय खोल दे रखा है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में अभी चालक और अचालक के बारे में कोई बात आई नहीं, इसलिए उन्होंने एनसीईआरटी ने कहीं भी नहीं लिखा कि चालक ये अचालक। तो आप इसे चालक समझ के चलिए, या अचालक के लिए भी करेक्ट है। पर अचालक
खोखले गोले के लिए, अचालक ठोस गोले के लिए बात सत्य नहीं। चलिए आगे। तो अब हम गॉस नियम की सहायता से फ्लक्स निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे बेटा? गॉस नियम की सहायता से फ्लक्स। तो कहां ये रहा, गॉसीय सतह से गुजरने वाला। गॉसीय सतह से गुजरने वाला फ्लक्स गॉस नियम से, गॉस नियम से। अब गॉस नियम से निकालना है। तो बेटा गॉस नियम क्या था? फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू क्या होता था? अंदर जितना बंद सतह के अंदर आवेश होगा वो क्यू है। ठीक है। तो गॉसीय सतह कौन सी है? ये ब्लैक वाली, ब्लैक डॉटेड लाइन जो है ये गॉसीय सतह है। तो गॉसीय सतह के अंदर आवेश कितना है? ये पूरी की पूरी जो स्फेरिकल सेल है, ये जो गोलीय खोल है, ये पूरा का पूरा इस गॉसीय सतह के अंदर है। तो इस गोलीय खोल पर जो भी आवेश होगा वही इस गॉसीय सतह के अंदर कुल आवेश होगा। तो इस गोलीय खोल पर कुल आवेश कितना है? कैसे निकालेंगे बेटा? इसका एकांक क्षेत्रफल का आवेश दे रखा है। ये दे रखा है चार्ज पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल का आवेश। अगर इस पूरे के क्षेत्रफल का, इस गोलीय खोल के पूरे क्षेत्रफल का इसमें गुणा कर दें तो हमें कुल आवेश मिल जाएगा इसका, पूरे खोल पर। ऐसे समझ लीजिए, आपने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है कि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन एस, Q अपॉन एस। तो Q बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू एस। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा सिग्मा इंटू एस अपॉन एस। यहाँ एस क्या है? गोलीय खोल का, गोलीय खोल का क्षेत्रफल। यहां लिख देता हूं इस बात को, जहां एस बराबर गोलीय खोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, गोलीय खोल का। तो गोलीय खोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्या है r, तो 4 पाई r। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एस। ये होगा। ठीक है, यहाँ हो गया बेटा। चलिए अब बात यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ से फिर से कर दिए, s बराबर 4 पाई r, ऐसे पूरा होगा। इसको नाम दे दीजिए बेटा इक्वेशन बी। ये फाई ई आ गया सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। अब हम क्या करते थे? इसके बाद हम करते थे दोनों फ्लक्स सेम है, गॉसीय सतह से गुजरने वाले फ्लक्स हैं दोनों। तो दोनों फ्लक्सों को या समीकरण ए और बी को की तुलना करने का, समीकरण ए तथा बी की तुलना करने पर। तो बेटा ए और बी की तुलना करें तो फाई ई बराबर ई डॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आया? फाई ई इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से 4 पाई कैसे? 4 पाई कैसे? तो ई क्या आ गया? ई आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ये आ गया बेटा हमारे। ये किसी गोलीय खोल के बाहर बिंदु पर बच्चे लिख देता हूं बात को, समीकरण 1 गोलीय खोल के बाहर बिंदु, बाहरी बिंदु है, गोलीय खोल के बाहर बिंदु पर वैद्युत या विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया? अभी मैं इसका एक आसान रिजल्ट और लाता हूं, इसका एक आसान रिजल्ट भी लाते हैं। आपको ये भी याद रखना है, ये याद नहीं रखने की जगह आप उसको याद रख लीजिएगा, वो बहुत आसान है। देखिएगा वो कैसे आएगा। यदि एक बात लिख दूं मैं, यदि गोलीय खोल का कुल आवेश
कुल आवेश Q है, तो यहां मैंने ये मान लिया कि इस गोलीय खोल का कुल आवेश Q है। बेटा देखिए बेटा, ये अनंत विशाल नहीं है, इससे पहले अनंत विशाल थे इसलिए कुल आवेश की बात नहीं थी। ये बेटा कोई निश्चित आकार की है, तो इसके कुल आवेश की बात हो सकती है। इसका कुल आवेश मैंने कितना मान लिया, Q, कैपिटल Q। तो मुझे मालूम है Q बराबर क्या होता है, यहां से हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, हमें मालूम है सिग्मा बराबर Q अपॉन S। ठीक है, S क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, या ऐसे लिख सकता हूं Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सिग्मा बराबर, इस सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, टोटल आवेश कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो ये गोलीय खोल का कुल क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुल आवेश में कुल क्षेत्रफल का इंटू कर दिया तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा का मान ये लिखा जा सकता है। तो सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देता हूं, सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। E इक्वल टू सिग्मा की जगह रख दिया मैंने Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये एप्सिलॉन। आगे बचा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिएगा बेटा, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ये बचा बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये बचा। इसको मैं एक बार और लिख देता हूं, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देखकर आपको कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला लगना पड़ेगा, सोचिएगा बेटा। देखिए बेटा, ये बेटा फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा है जैसा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का था। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है, ठीक है। हालांकि ये बिंदु आवेश का फॉर्मूला नहीं है, ये किसका फॉर्मूला है, स्फेरिकल सेल के कारण किसी बाहर बिंदु पर, ठीक है। तो आप इसे वो मत समझिएगा, पर ये आया उसके जैसा है, किसके जैसा, बिंदु आवेश के जैसा। तो अब इसके लिए बात होगी, ये क्या है बेटा, इक्वेशन इसे नाम दे दिया 2। ये इक्वेशन 1 और 2 एक ही है, अलग अलग नहीं है, बस ये सिग्मा के फॉर्म में है ये फॉर्मूला, और ये टोटल चार्ज कुल चार्ज की फॉर्म में है, ठीक है। सिग्मा की में ये कुल चार्ज, ये फॉर्मूला इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि इसको याद करने में आसानी रहेगी। आपको मालूम है ये बिंदु आवेश का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, तो बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए एक बात होगी, यानी बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ये हो गया, आप यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता था किसी बाहर बिंदु पर दूरी पता हो आर केंद्र से, बस ये फॉर्मूला लगा दें। देखिए बेटा, इसके लिए भी एक बात लिख देता हूँ, पहले मैं ये वाली बात यहाँ लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो दोनों फॉर्मूले आप में से आपको एक याद कर लीजिएगा, गोलीय खोल के बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। अब बात आती है इसके एक इंपॉर्टेंट बात की, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बोल रहा हूं मैं। देखिए बेटा, यह परिणाम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के समान है। ये परिणाम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के समान है। अतः कोई गोलीय खोल, एक समान आवेशित गोलीय खोल इस प्रकार व्यवहार करता है कि उसका सारा का सारा आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। यानी गोलीय खोल इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र बनाता है जैसे कि सारा का सारा आवेश उसके सतह पर ना हो, कहां पर हो, केंद्र पर। ऐसा होता नहीं है, सिर्फ मैं कह रहा हूं व्यवहार करता है इस तरीके का, होता सतह पर ये आवेश, याद रखिएगा, परंतु ये व्यवहार कैसा कर रहा है कि जैसे कि इसका संपूर्ण आवेश कहां पर केंद्रित हो, कहां पर हो, स्थित हो, इसके केंद्र पर। तो मैं इस बात को
लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि यह परिणाम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के समान है। ठीक है ना, समान है। ठीक है ना, ये परिणाम है। अतः यहां लिख देता हूं, अतः एक समान, अतः पूरी बात लिख देता हूं, एक समान गोलीय खोल, एक समान आवेशित गोलीय खोल, एक समान आवेशित गोलीय खोल इस प्रकार व्यवहार करता है, इस प्रकार व्यवहार करता है कि इसका संपूर्ण आवेश इसके केंद्र, इसके कहां पर हो, केंद्र, दिखाई दे रहा है, यहां लिख देता हूं, इसके केंद्र पर स्थित हो, है या है, ऐसे स्थित। ये इंपॉर्टेंट बात, इसको आपको याद रखना, तो आपको थोड़ा रिजल्ट याद रहेगा कि ये इस तरीके से व्यवहार करता है गोलीय खोल कि इसका संपूर्ण आवेश कहां पर स्थित हो, उसके केंद्र पर। हालांकि केंद्र पर कोई आवेश नहीं है, याद रखिएगा, सारा कहां पर है, सतह पर व्यवहार करता है। अब हम बात आते हैं, चलिए बेटा, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए, इनमें से आप ये वाला याद कर सकते हैं। और इनके वेक्टर फॉर्म की बात आए तो आप क्या लिख सकते हो, इनके सदिश के लिए इनके आगे एकांक सदिश लगा दीजिएगा। कैसा हो, त्रिज्यीय एकांक सदिश। कैसा हो बेटा, त्रिज्यीय, क्योंकि त्रिज्यीय रेखा में बेटा त्रिज्यीय दिशा में वैद्युत क्षेत्र है ना, तो त्रिज्यीय एकांक सदिश प्लस सिग्मा के लिए बहुमुखी और माइनस सिग्मा के लिए आंतरिक। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात आते हैं बेटा दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट मान लीजिए सतह पर। अब किस पर आते हैं बेटा, सतह पर, कि सतह पर कोई बिंदु P हो, ये बिंदु बाहर बिंदु था जो गोले खोल के बाहर था। अब कोई बिंदु यहां मान लो, ये कोई बिंदु सतह पर, ये बिंदु है सतह पर। ठीक है, ये कब तक के लिए, ये बात किसके लिए थी, ये बात थी बेटा, ऐसे समझ के चलिए कि यहां पर R जो था वो कैपिटल R से ज्यादा, यहां R जो था स्मॉल r कैपिटल R से ज्यादा था। अब जो बात आएगी दोनों इक्वल, R स्मॉल r इक्वल टू R। चलिए पहले मैं यहां से बता, देखिए बेटा इसके लिए बड़ा आसान है, मैं बार बार इसमें घोंसला नहीं लगाऊंगा, इसके लिए बड़ा आसान तरीका है। ये है बी अब है सतह पर, गोलीय खोल के सतह पर। अब बी पार्ट है इसका, गोलीय खोल के, गोलीय खोल की सतह पर वैद्युत या विद्युत क्षेत्र। चलिए इस केस में बात क्या आएगी, ये बेटा केस है। अब R किसके बराबर है, कैपिटल R। सतह पर क्या होगा, ये दूरी R के बराबर होगी, तो P की दूरी कितनी होगी, R के बराबर होगी, कैपिटल त्रिज्या के बराबर होगी। तो हमें मालूम है, अब क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या करेंगे, बहुत आसान चीज है। समीकरण 1 और 2 में जहां भी स्मॉल r है वहां पर कैपिटल R रख दिया, बस इतना कर दीजिएगा। समीकरण 1 तथा 2 में R बराबर कैपिटल R रखने पर तो क्या होगा बेटा, E इक्वल टू, पहले मैं ये रिजल्ट कर रहा हूं फिर ये लिखूंगा, तो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, नीचे क्या था स्मॉल r, यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, कैपिटल R, तो ये हो गया R। अब इस पर आते हैं, तो ये क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना था R स्क्वायर, नीचे कितना था स्मॉल r स्क्वायर, इसके क्या लिख दूंगा, कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मालूम है ये दो चीजें करनी,
तो हमारा रिजल्ट आ गया बेटा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है, और यहाँ आ गया बेटा σ/ε। ये आ गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दोनों में बात नहीं की। ये आ गया हमारा गोलीय सतह, गोलीय खोल की सतह पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, ये हमारे गोलीय खोल की सतह पर। देखिए बेटा, यहां मैंने r बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख दिया है। आया ये भी गॉस नियम से, ऐसे समझिए बेटा। अगर मुझे P बिंदु से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो मैं एक गॉसीय सतह मानता, और वो कहां से गुजरती? P से। तो मैं बेटा P बिंदु सतह पर है, तो मुझे गॉसीय सतह भी बिल्कुल ऐसे बनानी पड़ती सतह के ऊपर। जैसी ये सतह है गोलीय खोल की, वैसी ही गॉसीय सतह माननी पड़ती, उतनी त्रिज्या की। तो अब ये जो इसी बिल्कुल सेम ऐसी ही समकेंद्रीय गोलीय गॉसीय सतह लेता। अब जब इस गोलीय सतह से, गॉसीय सतह से मैं वैद्युत फ्लक्स निकालता, तो मेरा फ्लक्स जो यहाँ निकलता वो बेटा इस स्मॉल r की जगह क्या आता? कैपिटल R। बस, तो बेटा बस इसी r की जगह मैंने बस कैपिटल R यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, बात वही आती है। गॉस नियम इतना ही रखता। और बेटा एक बात और बता दूं मैं, गॉस नियम या गॉसीय सतह सतत आवेशों से गुजर सकती है। मैंने नियम बताया था कि गॉसीय सतह सतत आवेशों से गुजर सकती है, परंतु विविक्त आवेशों यानी जो अलग अलग आवेश होते हैं, अलग अलग बिंदु आवेशों, उनसे नहीं गुजर सकती, सतत आवेशों से गुजर सकती है। तो ये सतह पर क्या था? सतत आवेश, तो सतह के सतत आवेश से ये गुजर सकती है गॉसियन सतह। तो ये लॉ सही है। तो बस यहाँ पर मैंने फ्लक्स यहाँ पर r की जगह पर क्या कर दिया? r²। गॉस नियम में यही आता, गॉसीय सतह की अब क्षेत्रफल कितना होता? 4πr² की जगह कैपिटल R²। तो यहाँ से r और ये r कैंसिल हो जाते, E बराबर σ/ε0। तो ये इसमें एक और बात है जो बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर आपको बाद में पता चलेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये वाली बात Q/ε0 ये अलग से लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख देता हूं कि चालक किसी भी आकार तथा किसी भी आकार तथा आकृति के चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा वैद्युत क्षेत्र σ/ε0 होता है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, किसी भी चालक की, कोई भी चालक हो, किसी भी आकार आकृति का हो, उसके सतह पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा कितना हुआ करेगा? σ/ε0। ठीक है, इसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर यानी चालकों का स्थिर वैद्युत पढ़ूंगा, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पर आप समझ लीजिएगा गॉस लॉ से ही है, गॉस लॉ से ही है। बड़ी आसानी में 2 मिनट आपको बता देता हूं कैसे। देखिए बेटा, इसको 2 मिनट में बताता हूं, उसको अलग से लिखिएगा, ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। देखो बेटा, इसके लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास कोई इस प्रकार का चालक है, ये कोई चालक है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि चालक के सतह पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? हमेशा लंबवत। तो किसी भी बिंदु पर कैसे मिलेगा? ऐसे, किसी भी सतह, कहीं पर भी बात हो रही हो, लंबवत है। कुछ बिंदुओं पर बना लेता हूं, आपको समझ आ रही हूं। कुछ बिंदुओं पर बनाया, कुछ इस तरीके। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा मैंने पहले बताई थी, चालक पर हमेशा, चालक की सतह पर क्या होती है? लंबवत। ठीक है, और चालक के अंदर नहीं होती। तो बेटा अगर मुझे इसकी सतह पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो मैं जो गॉसीय सतह मानूंगा, देखिए बेटा गॉसीय सतह क्या होती थी? गॉसीय सतह ऐसे मानते थे कि उस पर वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा क्या हो? लंबवत। तो हम बेटा ऐसी गॉसीय सतह मानते हैं जिस आकृति का, जैसी सतह इस चालक की है, जैसी सतह इस चालक की है, वैसी ये गॉसीय सतह हमने इसके ऊपर लिखी। और मैंने कहा गॉसीय सतह सतत आवेशों से गुजर सकती है, तो इसकी सतह से गुजर सकती है। जी ऐसे गॉसीय सतह बिल्कुल जैसे ऐसा ये चालक
था, चालक की सतह थी, वैसी ही सतह हमने गॉसियन सतह के लिए ये चालक बंद होना चाहिए, बंद चालक। ठीक है, तो गॉसियन सतह भी बंद बनेगी उसकी सतह पर। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर चालक की सतह पर लंबवत थी तो गॉसियन सतह पर भी लंबवत होंगी, तो बात से करेक्ट है गॉस लॉ। और हमें मालूम था गॉसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ई एस से, है ई एस cos थीटा से निकालते थे। थीटा यहाँ पर क्या हुआ 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी है सतह पर लंबवत, तो गॉसियन सतह पर लंबवत, तो थीटा बराबर क्या होगा 0। तो ये बेटा थीटा बराबर होता है 0 है। और गॉस लॉ क्या कहता है, Q इनसाइड, गॉस लॉ कहता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड का मतलब क्या होता है सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह क्या लिख दिया मैंने सिग्मा S, आई पूरा लिख देता हूं ऐसे E S cos 0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया E S और Q को लिख सकते हैं सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये S S कट जाएगा, E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बेटा ये उस समय भी मैं पढ़ाऊंगा, तब आपको गॉस लॉ शायद उस समय याद थोड़ा सा मिस हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने अभी बता दिया। इसे अलग से लिखिएगा या बस इतनी सी बात लिख लीजिएगा अलग से, ये से रिलेटेड नहीं कि किसी भी आकार आकृति के चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र हमेशा कितना हुआ करेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बस ये गोलीय सतह के लिए बात नहीं, किसी भी सतह। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, चलिए बेटा। अब इसके बाद है किसी आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो बेटा आंतरिक बिंदु पर कैसे निकालेंगे, चलिए। अब मान ली कोई आंतरिक बिंदु यहाँ, ये कोई आंतरिक बिंदु, ठीक है, मैंने मान ली, इसकी दूरी भी r मान लेता हूं, अभी अलग नहीं ले रहा, ये अलग क्वांटिटी है, इसकी त्रिज्या r, ऐसे मान इसकी दूरी r। तो हम अगर इस बिंदु से गुजरने वाला फ्लक्स को जानना है तो हम क्या करेंगे, फिर से समकेंद्रीय गॉसिय सतह, फिर से क्या मान लिया हमने समकेंद्रीय गॉसिय सतह जो किससे गुजरेगी P बिंदु से। तो बेटा इसके लिए अब सी पढ़ रहे हैं, गोलीय खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। अब ये किसके लिए बात हो रही है, जब R जो है कैपिटल R से कम, उसके लिए बात। तो देखिएगा बेटा गॉसिय सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, गॉसिय सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई ई इक्वल टू समेशन ई डेल्टा एस कॉस थीटा। स्फेरिकल सरफेस है तो थीटा बराबर क्या होगा 0, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। और विद्युत क्षेत्र क्या होगा कांस्टेंट, दूरी सतह से सभी बिंदुओं की, सतह के गॉसिय सतह के सभी बिंदुओं की यहाँ से सेम, तो विद्युत क्षेत्र भी कांस्टेंट होगा ई, और कॉस ये हो जाएगा 0 कॉस 0 डिग्री, और ये हो जाएगा समेशन डेल्टा एस। तो बेटा जो हो जाएगा ई और ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स आ गया इतना। अब गॉस लॉ से, अब किससे बेटा गॉस लॉ से, हैं गॉस नियम से, गॉस नियम से गॉसिय सतह से गुजरने वाला, गॉसिय यानी इस सतह से, गॉसिय सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, बेटा लिखने में टाइम हो गया बस। तो फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अंदर, तो ये गॉसिय सतह है इस बार अंदर बिंदु के लिए, तो इस गॉसिय सतह के अंदर कितना आवेश है देखिएगा, इस गॉसिय सतह के अंदर, इस गॉसिय सतह के अंदर कोई आवेश नहीं, सारा का सारा आवेश तो बाहर रह गया। ये स्फेरिकल सतह है, ये गोलीय खोल कहाँ है बाहर, ये बिंदु तो अंदर है, तो अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, तो इसके अंदर कुल आवेश कितना है 0। तो ये बेटा इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा, अब क्या आएगा 0। तो अगर इसे इक्वेशन ए मानते हैं और इसे इक्वेशन बी मानते हैं तो समीकरण ए तथा बी से, समीकरण ए तथा बी से क्या हो गया, ई 4 पाई r स्क्वायर बराबर 0, यानी ई और 4 पाई स्क्वायर का गुणा क्या हो गया 0।
हमें मालूम है क्षेत्रफल तो जीरो हो नहीं सकता, तो कौन जीरो होगा? वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा ई बराबर क्या आ गया? तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि स्फेरिकल सेल के ये आंतरिक बिंदु पर है, लिख देता हूं, गोलीय खोल के अंदर, गोलीय खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र है, यानी गोलीय खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा? जीरो। याद रखिएगा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य, और सतह पर ये तो किसी भी क्या कहते हैं, गोलीय खोल के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये बात बेटा आप लोग पहले ही पकड़ चुके होंगे जब मैंने स्टार्ट किया था। देखिए बेटा, मैंने कहा था गोलीय खोल के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, वैद्युत क्षेत्र का सतह से निकल रही है, अंदर कोई नहीं थी, मैंने कहा था। तो अगर बेटा कहीं पर वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, वहां पर क्या होगा? शून्य। तो बेटा इसीलिए वैद्युत क्षेत्र का इसके अंदर नहीं होती, गोलीय खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य। ये बेटा अगर सॉलिड यानी ठोस चालक भी होता तो भी शून्य होती, इसे हम आगे देखेंगे। अभी आप ऐसे समझिए कि ये चालक हो या अचालक हो, अगर खोखला है तो अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य। ठीक है, ओके बेटा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र शून्य। सतह पर ये होगा, सतह पर वैद्युत क्षेत्र इतना है, लिख देता हूं, ई बराबर सतह पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और सतह से बाहर किसी बिंदु पर इतना। ठीक है बेटा, तो ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बाहर बिंदु पर मेरा, सतह पर इतना और अंदर जी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक और है बेटा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र तथा दूरी के साथ उसका संबंध, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र तथा दूरी के बीच एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो अभी हम उसको इसके बाद इसे रफ करने के बाद मैं उसे पढ़ाता हूं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र तथा दूरी के मध्य ग्राफ। इसका मतलब है कि गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो देखते हैं बेटा, देखिएगा बेटा, हमें पता है हमने एक्स एक्सिस पर दूरी ली है और वाई एक्सिस पर वैद्युत क्षेत्र लिया। हमने आसानी के लिए मैंने ये स्फेरिकल सेल यहाँ पर दिखा दिया है जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु। ऐसे समझिए उसका केंद्र कहाँ पर रखा है? मूल बिंदु पर। तो देखिएगा बेटा, हमें मालूम है कि अगर दूरी 0 से लेकर इसकी त्रिज्या तक जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, हमें मालूम है। देखिए गोलीय खोल के आंतरिक बिंदु यानी कि दूरी r अगर त्रिज्या से कम होती है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अभी अभी कि गोलीय खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो बेटा ये वैद्युत क्षेत्र इस दूरी तक, ये कौन सी दूरी? r, मान लीजिए ये r है, ये दूरी, ये बिंदु है r, ये बिंदु होगी r। 0 से लेकर r दूरी तक वैद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा, बढ़ेगा ये y एक्सिस पे कुछ नहीं, क्योंकि 0 से r तक क्या रहता है? शून्य। तो हम ये वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा x एक्सिस पर ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कुछ ऐसा दिखा, ठीक है ना, थोड़ा मोटा कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये वैद्युत क्षेत्र शून्य है, ठीक है। जैसे ही सतह पर आते हैं तो बेटा सतह पर हमारा वैद्युत क्षेत्र आपको पता है E = हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाता है। तो R दूरी पर आपका वैद्युत क्षेत्र इतना हो जाता है। मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र ये है, ये वाला वैद्युत क्षेत्र ये है, तो R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र एकदम से R बिंदु पर आते बढ़ जाएगा और इतना हो जाएगा, पहले 0 फिर बढ़ गया। फिर इसके बाद हमें मालूम है दूरी के साथ फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है ये दूरी बढ़ने के साथ घटता है। देखिएगा वैद्युत क्षेत्र
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वैद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से कम होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं उसे कि ई डिक्रीज, ई प्रोपोर्शनल, यानी ये घटता है। क्या है बेटा? कम होता जाता है या घटता इसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। देखिएगा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र 0 से R तक 0, फिर बढ़ा, फिर घटता गया, यानी इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र मिला ये अधिकतम है, इससे ऊपर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र नहीं जा रहा, तो इसको हम कहते हैं बेटा अधिकतम वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है हमारा? वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम। इसको ऐसे लिख देता हूं, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। ठीक है, ये यहां भी लिखा है। तो गोलीय कोश के अंदर 0, सतह पर अधिकतम, और उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी घटता जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ग्राफ बेटा सीबीएसई बोर्ड में कई बार आप पूछा गया, ये एग्जाम में आने की संभावना है, इसे ठीक से कर लीजिए।